हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 जिसकी हेडिंग है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है न्यूरल सिस्टम के बारे में, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, और आज हम स्टडी करेंगे न्यूरल सिस्टम की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है न्यूरॉन, उसके बारे में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, और फिर एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो हेडिंग है न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर मैं आपको दूं तो जो न्यूरल सिस्टम होते हैं उसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होता है न्यूरॉन, और साथ ही साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए, इसकी पैकेजिंग करने के लिए आसपास प्रेजेंट होती हैं कुछ अदर सेल्स जिनको बोल देते हैं न्यूरोग्लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है न्यूरॉन की, इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ट्रांसफर होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि न्यूरॉन जो है वो न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites and axon। एक न्यूरॉन जो है वो कोई बड़ी सी स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और मेनली इसके तीन पार्ट होते हैं जिसमें आता है सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको न्यूरॉन का डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक न्यूरॉन है जिसमें ये वाला, ये जो ब्रांचिंग आपको ये छोटे छोटे फाइबर दिख रहे हैं, जो ब्रांच्ड पार्ट है ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी वाला पार्ट है। अच्छा, रियल में न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसने अपने आप को इस तरीके से इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करनी होती है। तो ये जो सेल बॉडी वाला पार्ट है उसमें इस सेल का न्यूक्लियस और साथ ही साथ में अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रही है ना, डेंड्राइट वाले पार्ट में और सेल बॉडी वाले पार्ट में, निस्ल ग्रेन्यूल्स है। रियल में है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस में राइबोसोम जो है उनको मिलाकर के बोल देते हैं निस्ल ग्रेन्यूल्स। काम होता है इनका प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इस तरीके से इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्सोन। तो ये तीन पार्ट होते हैं एक न्यूरॉन की। ये जो एक्सोन वाला पार्ट है, यहाँ पे इस तरीके से स्वान सेल प्रेजेंट होती हैं। कुछ न्यूरॉन में तो ये स्वान सेल जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर देती है, और जब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर देती हैं तो एक्सोन के एक्सोलेमा वाले पार्ट में ये माइलिन शीथ जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो उन न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से जंपिंग कर करके इंफॉर्मेशन जाती है, जिसको साल्टेटरी या फिर जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं। और ऐसे न्यूरॉन को बोल देते हैं जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिनमें माइलिन की शीथ एब्सेंट होती है एक्सोन वाले पार्ट में, उनको हम बोल देते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दिया। इसके अलावा ये जो एक्सोन वाला पार्ट है वो अपने एंडिंग वाले पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, एक्सोन का टर्मिनल वाला पार्ट, और इसमें जो टर्मिनल वाला पार्ट है उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और ये जो सिनेप्टिक नोब है इनमें प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स, और सिनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल भरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाएगी तो ये जो सिनेप्टिक नोब में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो बर्स्ट आउट होंगी, और उनमें जो केमिकल्स है वो रिलीज होगा, और फिर वो केमिकल्स के रिसेप्टर्स नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे। वो केमिकल इन रिसेप्टर्स पर जाकर के अटैच होगा, और तब जाकर के इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसको साइनेप्स बोलते हैं। ये कुछ बेसिक वर्ड है, टर्म है, ये आपको ध्यान में रखनी है। The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissl granules। सेल बॉडी वाले पार्ट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, इस सेल के टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, और इसके अलावा कुछ ग्रेन्युलर बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जिनको निस्ल ग्रेन्यूल बोलते हैं। Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nissl granules and or
एंड आर कोल्ड डेंड्राइट्स। ये जो सेल बॉडी है इसकी तरफ इससे बाहर निकलती हुई कुछ ब्रांच छोटे छोटे फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिनको डेंड्राइट बोलते हैं, और ये जो निस्ल ग्रेन्यूल है वो इन डेंड्राइट पर भी प्रेजेंट होता है। आप देखिए कि एक्सोन वाले पार्ट पे इस तरीके से रेड स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रही है, मतलब निस्ल ग्रेन्यूल जो है वो एक्सोन पर एब्सेंट होता है। एक न्यूरॉन के दो पार्ट डेंड्राइट और सेल बॉडी पर ही प्रेजेंट होता है। These fiber transmit impulses towards the cell body। किसकी बात की जा रही है? डेंड्राइट की। डेंड्राइट क्या होते हैं? ये ब्रांच्ड इसलिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके और फिर इस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। द एक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। अच्छा, न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट होता है, एक्सोन वाला पार्ट, ये एक लॉन्ग फाइबर है, हमें दिख भी रहा है, और इसका जो डिस्टल डिस्टल मतलब दूर का जो एंड है, तो ये जो लास्ट एंडिंग जो है एक्सोन की वो कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। हमें दिख भी रही है कि एक्सोन वाला पार्ट ऐसे डिवाइड होकर के ब्रांच में कन्वर्ट हो गया है। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। और एक्सोन की जो एंडिंग वाला रीजन है वहाँ पर हर ब्रांच जो है वो अपने आप को टर्मिनेट करती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, विच पजेज सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। और इन सिनेप्टिक नोब में प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स जिनमें भरा होता है केमिकल जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। The axon transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction। और ये जो एक्सोन है वो जो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट ने सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर की थी उसी इन्फॉर्मेशन को एक्सोन जो है या तो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास में पहुंचाएगा, और दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसको बोलते हैं साइनेप्स, या फिर एक न्यूरॉन और न्यूरॉन के एंडिंग वाले पार्ट पे प्रेजेंट है कोई मसल, तो एक मसल को ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो एक न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दो न्यूरॉन के बीच की जंक्शन को तो बोलते हैं साइनेप्स, इसको तो बोलेंगे साइनेप्स, और एक न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बोला गया है कि एक न्यूरॉन जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सोन वाले पार्ट के थ्रू या तो नेक्स्ट न्यूरॉन को पहुंचाएगा साइनेप्स वाले जंक्शन के थ्रू, और या फिर मसल को पहुंचाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट, एक न्यूरॉन में कितने एक्सोन और डेंड्राइट हैं उसके बेसिस पर न्यूरॉन जो है उनको तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर हो सकते हैं, मतलब न्यूरॉन में एक तो हो एक्सोन और दो या दो से ज्यादा हो डेंड्राइट। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? हमारे ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रम, और उसका भी जो आउटर पार्ट है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर वाले न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। एक न्यूरॉन का टाइप है बाइपोलर जिसमें वन एक्सोन होगा और वन डेंड्राइट होगा। ये मिलता है हमारी आई की रेटिना में। यूनिपोलर का मतलब ये है कि जो न्यूरॉन है उसमें सेल बॉडी प्रेजेंट हो और एक एक्सोन प्रेजेंट हो। ऐसा प्रेजेंट होता है यूजुअली हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सोन। एक्सोन के दो टाइप हो सकते हैं। एक्सोन माइलिनेटेड हो सकता है और एक्सोन नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो स्वान सेल प्रेजेंट होती है एक्सोन वाले पार्ट में, अगर ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करें तो ऐसे एक्सोन को हम बोल देंगे माइलिनेटेड, और अगर माइलिन शीट का फॉर्मेशन ना करे तो उसको हम बोल देंगे नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विद स्वान सेल्स। अच्छा, नर्व फाइबर जो वर्ड है वो एक्सोन वाले पार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो माइलिनेटेड जो एक्सोन है उसमें स्वान सेल प्रेजेंट होंगी, और स्वान सेल जो है वो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेंगी अराउंड एक्सोन। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कोल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। अच्छा, दो पास पास वाली जो माइलिन शीट की जो है, जैसे ये एक माइलिन शीट हो गई और ये एक माइलिन शीट हो गई, तो जो पास पास वाली दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप है ना इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स।
जहाँ पर एक्सोन वाले पार्ट में माइलिन की शीथ मिलती है, वो ज़्यादातर मिलते हैं हमारे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। इसके अलावा अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय ये स्वान सेल। अच्छा, आप ये नहीं बोल सकते कि जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है वहाँ पर स्वान सेल भी एब्सेंट होगी, ऐसा नहीं होता है। जिन न्यूरॉन में माइलिन शीथ फॉर्मेशन नहीं होती है वहाँ पर स्वान सेल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सिर्फ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती है। दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनोमस एंड द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और ज़्यादातर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो हैं वो ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम क्या होती है, अगर नहीं पता है मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ। हमारी बॉडी के सेंटर में ब्रेन है और ब्रेन से ही अटैच होती हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, पूरी बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास में आती है उनको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरॉन जो हैं वो ऐसे अटैच होंगे। तो जो न्यूरॉन अटैच होते हैं डायरेक्टली ब्रेन से उनको हम बोल देते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो न्यूरॉन अटैच हैं स्पाइनल कॉर्ड से उनको हम बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने प्रोसेसिंग किया, अपना रिजल्ट तैयार किया, और फिर हर ऑर्गन के पास में, हर हमारे पार्ट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी कुछ न्यूरॉन अटैच होंगे। तो जो इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे उनको तो हम बोल देते हैं अफरेंट फाइबर, और जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के जाएंगे उनको हम बोल देते हैं इफरेंट फाइबर या फिर मोटर फाइबर। अगर ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे किसके पास लेकर के जाए, हमारे स्केलेटल सिस्टम के पास में लेकर के जाए, तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन या फिर स्मूथ मसल के पास लेकर के जाए तो उसको बोल देते हैं ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा बैक करके जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का उसमें आप देखिए, इसमें उसमें इन चीज़ों को और अच्छे से मैंने समझा रखा है। अब हमें समझाया गया है कि ये जो नर्व इम्पल्स है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, कि हमारी बॉडी में जब भी कोई स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी आईज जो है उन पे लाइट आई, जैसे हमारे जो ईयर है उन्होंने कुछ सुना, ठीक है, हमारी नोज में कुछ स्मेल आई, हमारी जो स्किन है उसके ऊपर कुछ टच हुआ, कुछ गर्म टच हुआ, तो ये सब क्या है, ये स्टिमुलाई है। अच्छा, बॉडी में हर जगह न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है, तो जब भी बॉडी में इस तरीके का कोई स्टिमुलाई आता है तो न्यूरॉन एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होकर के इंफॉर्मेशन को आगे ट्रेवल करते हैं। तो इस टॉपिक में यही समझाया गया है कि नर्व इम्पल्स जो है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जो ये जो इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के पास आई है वो कैसे जनरेट होती है और फिर कैसे उसका कंडक्शन होता है। फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन ए पोलराइज्ड स्टेज। न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड स्टेज में होती है। क्या मतलब है इस लाइन का, देखो, एक न्यूरॉन जो होता है जब वो रेस्टिंग स्टेज में होता है तो उसमें जब नॉर्मल कंडीशन है तो उस न्यूरॉन में बाहर के साइड, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही ये न्यूरॉन क्या है, एक सेल है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। तो इस न्यूरॉन में बाहर के साइड जो है, आउटर साइड हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा जब रेस्टिंग स्टेज में है, जब कोई स्टिमुलाई बॉडी में नहीं आ रहा है उस टाइम में बाहर के साइड पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अंदर के साइड नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसके बाहर वाले पार्ट में सोडियम आयन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और अंदर वाले पार्ट में जो है वो पोटेशियम आयन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। देखो, बाहर भी पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है और अंदर भी पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है। फिर ऐसा क्यों है कि बाहर तो पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है? ऐसा इसलिए है कि न्यूरॉन के अंदर जो है वो कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये पोलरिटी मेंटेन होती है। अब क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होगी इस तरीके से, और बीच बीच में जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है वो दो काम करते हैं, एक तो चैनल की तरह है और एक पंप की तरह।
चैनल का काम ये होता है, चैनल कुछ नहीं, ये प्रोटीन मतलब अपने में से कुछ सब्सटेंस को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर भेजने का काम करे। लेकिन चैनल हमेशा ये करेगा कि जिस भी सब्सटेंस को अपने आर पार भेज रहा है उसको हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भेजेगा। कौन? चैनल। और पंप क्या करता है? पंप भी कुछ नहीं होता, पंप भी इस तरीके से प्रोटीन ही होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को अपने आर पार भेज सकते हैं, लेकिन ये एटीपी का यूज करेंगे। और जब एटीपी का यूज करेंगे मतलब एनर्जी का यूज करेंगे, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो चीजों को भेज सकते हैं। ठीक है। अब मान लो इस न्यूरॉन पे, बॉडी पे हमारे जो है वो कुछ गर्म टच हुआ, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में था न्यूरॉन, वो अब किस कंडीशन में आ गया? एक्साइट हो गया, क्योंकि स्टिमुलाई आया। और जब स्टिमुलाई आएगा तो यहाँ से बाहर से सोडियम आयन जो है वो अंदर की साइड मूव करने लग जाएंगे। अभी अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब बाहर से पॉजिटिव वाला अमाउंट अंदर जाने लग जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब जिस रीजन में स्टिमुलाई, मान लो ये न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन में इस वाले रीजन में स्टिमुलाई आया, तो अंदर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि सोडियम आयन अंदर जा रहा है, बाहर नेगेटिव हो गया। अभी आगे की साइड सेम कंडीशन है न्यूरॉन में, अंदर आगे की साइड जो है वो सेम पॉजिटिव है और नेगेटिव है। जिस रीजन में स्टिमुलाई आया सिर्फ उस रीजन में चेंज होगा। अब जैसे ही अंदर पॉजिटिव हुआ, एक करंट जनरेट हुई। कैसे जनरेट हुई? यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, और अंदर पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव है, तो ये इस तरीके, तो इस तरीके से क्लोज सिस्टम बना, जिसकी वजह से यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आई वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है। तो इस तरीके से एक करंट जनरेट हुई, एक वेव जनरेट हुई न्यूरॉन में, और एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू आगे बढ़ती है। अब क्या होगा कि जैसे ही सोडियम आयन जो है, अच्छा नॉर्मल कंडीशन में जब न्यूरॉन होता है तो अंदर की साइड जो है -70 मिली वोल्ट होता है। जब स्टिमुलाई आया तो अंदर के साइड जो है वो -55 मिलीवोल्ट जो है वो वोल्टेज क्रिएट होगा। उस टाइम में सोडियम के चैनल जो है वो ओपन होंगे, सोडियम बाहर से अंदर की साइड जाएगा। और जब सोडियम बाहर से अंदर की साइड जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज अंदर की साइड बढ़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज जो अंदर है वो क्या होगा? कम होगा। और जब +30 मिलीवोल्ट अंदर बन जाएगा, उस टाइम में सोडियम के चैनल बंद हो जाएंगे, और उस +30 मिलीवोल्ट पे पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है। और इस कंडीशन में ये अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, आगे नेगेटिव है और बाहर की साइड पॉजिटिव है। क्लोज्ड सिस्टम जो है वो जनरेट होगा और इस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ेगी। अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि फिर एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है। मान लो ये एक न्यूरॉन है और नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो ऐसे प्रेजेंट है। एक न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट रहता है, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट रहता है। दो न्यूरॉन के बीच के इस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। अब दो तरीके के न्यूरॉन हो सकते हैं, या तो एंडिंग वाला पार्ट और डेंड्राइट वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल क्लोज हो, बिल्कुल सेपरेट ही ना हो। तो उसमें तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो कहानी चल रही है उसी के थ्रू इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। इसको तो बोल देते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्स। लेकिन दूसरे तरीके का भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि एक न्यूरॉन का ये एंडिंग वाला पार्ट है और नेक्स्ट न्यूरॉन इस तरीके से प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी चलती हुई आ रही है, जैसे जैसे यहाँ पर एंड वाले पार्ट पे रीजन आएगी अंदर कहानी, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ से बाहर से कैल्शियम आयंस जो हैं वो अंदर की साइड जाएंगी। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ये चीजें समझा रखी है। कैल्शियम आयंस जब इस कंडीशन में, जहाँ यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन जब ऐसे आगे की तरफ आएगी, तो कैल्शियम आयंस जो हैं वो बाहर से इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर की तरफ मूव करेंगे। और ये कैल्शियम आयन हेल्प करेंगे कि जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ये फ्यूज होएं इस मेम्ब्रेन वाले पार्ट से। और जैसे ही फ्यूज होंगी वैसे ही ये जो वेसिकल्स है, ये जो इसमें केमिकल्स भरा हुआ है, ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा, ये जो साइनेप्स मैं बोल रही हूँ, जो दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है, इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक तो न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट, इसकी मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर दो न्यूरॉन के बीच की जो खाली जगह है इसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाले पार्ट में जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं साइनेप्स। ये जो केमिकल रिलीज हुआ, इसके इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट पे प्रेजेंट है। ये केमिकल जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के रिसेप्टर पर जाकर के अटैच होंगे और फिर इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर होगी। जैसे
पहले वाले न्यूरॉन में हो रही थी वैसे ही, वही अंदर जो है बाहर पॉजिटिव रहेगा, अंदर जो है वो न्यूरॉन में नेगेटिव रहेगा। फिर जैसे ही इंफॉर्मेशन आई, स्टिमुलाई आया, अंदर की साइड जो पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, एक क्लोज सिस्टम जनरेट होगा और इंफॉर्मेशन आगे की तरफ ट्रेवल होगी। इस तरीके के साइनेप्स को बोल देते हैं केमिकल साइनेप्स, क्योंकि इसमें एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाने के लिए केमिकल का रोल आया है। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझा देती हूँ। तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो मैंने आपको बता दिया कि पोलराइज्ड स्टेज में होती है, तो बिकॉज दे रखा है, तो एआर के पर्सपेक्टिव से लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? क्या आप जानते हैं कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड क्यों हो रही है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे अलग अलग आयन के चैनल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। चैनल मैंने बता दिया कि मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो किसी भी सब्सटेंस को हायर से लोअर की तरफ जब भेजते हैं तो चैनल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि सोडियम चैनल आप नाम सुनो, मतलब वो सोडियम को हायर से लोअर की तरफ भेज रहे हैं। अब पोटेशियम चैनल नाम सुनो तो पोटेशियम को हायर से लोअर की तरफ सेंड कर रहे हैं। दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल। ऐसा नहीं है कि उन्हें चैनल से कोई कुछ भी आ जा रहा है, सिर्फ जिसको वो चाहते हैं। जैसे सोडियम के चैनल है तो सोडियम को ही हायर से लोअर की तरफ सेंड करेंगी, पोटेशियम के चैनल है तो पोटेशियम को ही हायर से लोअर की तरफ सेंड करेंगी। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट आयंस के लिए। व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है, वो कोई भी इम्पल्स को कंडक्शन नहीं कर रहा है, मीन्स रेस्टिंग स्टेज में है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। उस टाइम में न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, उससे पोटेशियम आयन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं, एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। लेकिन सोडियम आयन बाहर से अंदर की तरफ नहीं जा सकते हैं। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। और उसी टाइम में जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है तो पोटेशियम न्यूरॉन के अंदर से बाहर की साइड जा सकता है, लेकिन सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की साइड नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ में जो न्यूरॉन के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो भी अंदर से बाहर की साइड नहीं जा सकते हैं। Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negatively charged protein and low concentration of sodium ions. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सोन का ये जो इंटरनल वाला पार्ट है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे एक्सोन का क्या हो गया, एक्सोप्लाज्म हो गया। तो एक्सोप्लाज्म में क्या होगा, जो पोटेशियम है उसका हाई कंसंट्रेशन होगा, साथ ही साथ में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी और सोडियम का लो कंसंट्रेशन होगा। अगर हम कंट्रास्टिंग में देखें तो एक्सोन के बाहर जो फ्लूइड है उसमें पोटेशियम का लो कंसंट्रेशन होता है, सोडियम का हाई कंसंट्रेशन होता है, और जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन होता है। These ionic gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of ions by sodium potassium pump। और ये जो ग्रेडियंट है वो मेंटेन हो पाता है किसकी वजह से, जब हम सोडियम पोटेशियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। कैसे करते हैं, एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम को हम बाहर भेजते हैं और 2 पोटेशियम को हम सेल के अंदर लाते हैं, मतलब एक्सोन के अंदर लाते हैं। As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface becomes negatively charged। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हमने सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करके जो सोडियम अंदर से बाहर लाए और बाहर से पोटेशियम को हमने अंदर भेजा, इसकी वजह से जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है उसमें नॉर्मल कंडीशन में बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर वाला सरफेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए वो पोलराइज्ड रहते हैं। The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the resting potential। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। यू माइट बी क्यूरियस, आपको ये जिज्ञासा होगी
to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon, कि कैसे एक नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है और कैसे एक एक्जोन के थ्रू इसका कंडक्शन होता है। When a stimulus is applied at a site, जब एक साइट पे एक स्टिमुलस आता है, जैसे कि डायग्राम में समझा रखा है कि पॉइंट ए पर एक स्टिमुलस आया ये, और फिर आप देखिए कि जैसे ही स्टिमुलस आया वैसे ही सोडियम के जो चैनल है ओपन हुए और सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आने लग गया दोनों साइड से। ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर जब एक स्टिमुलस आया, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयंस। तो उस टाइम में क्या होता है, मेम्ब्रेन की इस साइट पे सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। This leads to a rapid influx of sodium ions followed by the reversal of the polarity at that site. और इसकी वजह से जैसे ही स्टिमुलस आया वैसे ही सोडियम आयन जो है वो तेजी से बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। अब बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो बाहर की मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और अंदर की साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज अंदर की साइड आ रहा है तो अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड हेंस डिपोलराइज्ड। तो जो पहले कंडीशन थी उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब रिवर्स कंडीशन हो जाती है। जिस रीजन पे स्टिमुलस आया उस रीजन पे और कंडीशन हो जाती है उसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called the action potential. जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जनरेट होता है ए साइट पर जहां पर स्टिमुलस आया है उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, which is in fact termed as a nerve impulse. At sites immediately ahead, the axon membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on its inner surface. अब जिस रीजन पे स्टिमुलस आया है उसके जस्ट आगे अगर हम देखें तो सेम कहानी जो नॉर्मल कंडीशन में वैसी कहानी प्रेजेंट है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव एक क्लोज सिस्टम जो है वो जनरेट हो रहा है। As a result, a current flow on the inner membrane from site A to site B. On the outer surface, current flow from site B to site A. To complete the circuit of current flow, इसकी वजह से एक सर्किट कंप्लीट होता है। Hence the polarity at the site is reversed and action potential is generated at site B. मतलब जो इंफॉर्मेशन अब ए रीजन पे थी, ए साइट पे थी, अब वो बी साइट पे शिफ्ट हो जाती है और वहां पर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। Thus the impulse action potential generated at site A arrives at site B. जो A पे जनरेट हुआ अब साइट B पे पहुंच गया। The sequence is repeated along the length of the axon. और ऐसी कहानी पूरी एक्सोन की जो लेंथ है उस पर चलेगी। एंड कंसिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। और इस तरीके से एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन या इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होती है। The rise in the stimulus induced permeability to sodium ions is extremely short lived. अब ऐसा नहीं है कि सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जो है आई जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। +30 मिलीवोल्ट तक की कहानी पर ये सोडियम आयन जो है रुक जाते हैं और जैसे ही ये रुकते हैं वैसे ही पोटेशियम आयंस के जो चैनल है वो खुल जाते हैं। इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम आयंस। सेकंड के भी कुछ पार्ट में ही पोटेशियम डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये क्या करेगा, जो रेस्टिंग पोटेंशियल था मेम्ब्रेन का उसको रीस्टोर करवाने में हेल्प करेगा। At the site of excitation and the fiber becomes one more responsive to further stimulation. मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उसको लाने में हेल्प करता है पोटेशियम आयन और दोबारा से स्टिमुलेशन अगर आए तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करता है किसको, नर्व फाइबर को। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज, मतलब एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through junctions called synapses. एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो एक जंक्शन के थ्रू जा रही है और इस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स। A synapse is formed by the membranes
of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. साइनेप्स में जो न्यूरॉन का एंडिंग वाला पार्ट है उस पे जो मेम्ब्रेन है जिसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे उससे मिलकर के जो दूसरा न्यूरॉन है उसका जो मेम्ब्रेन है उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे और बीच में जो गैप है इसको बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तीन पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, दो तरीके के साइनेप्सिस मतलब दो तरीके के जंक्शन हो सकते हैं, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड केमिकल साइनेप्सिस। तो आपको अभी समझाया था कि दो न्यूरॉन अगर एक दूसरे से बिल्कुल टच में है तो उनमें तो होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, और दो न्यूरॉन उनमें अगर बीच में जो है वो जगह है तो उनमें होगा केमिकल साइनेप्सिस। At electrical synapses, the membrane of pre and post-synaptic neuron are in very close proximity. इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेज में क्या होता है, दोनों न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में बहुत ज्यादा पास में होती है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज साइनेप्सेज। तो उसमें क्या होता है, बीच में जगह ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के टच में है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है वो ही जो है नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाता है। Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. एक न्यूरॉन में जैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है, सेम कहानी है इसमें। Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. इस लाइन में बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जिसमें होता है जिन न्यूरॉन में वहां पर फास्टर कंडक्शन होता है। हाँ तो भाई इनमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो ही नहीं रही ना, जो नॉर्मल हो रही है वैसे ही कहानी चल रही है इसमें। इसमें तो क्या होगा, यहाँ पे एंडिंग वाले पार्ट में आएगा, यहाँ से केमिकल निकलेगा, उसके रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उन रिसेप्टर पर आकर के अटैच होगा, फिर जाकर के इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी। तो केमिकल साइनेप्स में कहानी जो है वो स्लोअर होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस जो हैं वो हमारी सिस्टम में रेयर देखने को मिलते हैं, मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनमें कम ऐसे कनेक्शन देखने को मिलते हैं। At a chemical synapse, the membrane of the pre and post synaptic neuron are separated by a fluid filled space called synaptic cleft. जहाँ पे केमिकल साइनेप्स होता है दो न्यूरॉन के बीच में, उसमें प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। डू यू नो how the presynaptic neuron transmit an impulse action potential across the synaptic cleft to the postsynaptic neuron? क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पोस्ट में कैसे ट्रांसफर होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई प्री में जो एक्सोन एंडिंग है वहां से सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज होंगी जिनमें से केमिकल भरा होता है। Chemical called neurotransmitters are involved in the transmission impulses at these synapses. तो इस कहानी में हेल्प करता है एक केमिकल जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं और वो इस इम्पल्स को ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। The axon terminals contain vesicles filled with neurotransmitter. एक्जोन का जो टर्मिनल पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब में प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स और उनमें भरा होता है ये केमिकल जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। When an impulse action potential arrives at the axon terminal, जब एक इम्पल्स एक एक्सोन के टर्मिनल वाले पार्ट पे पहुंचता है, इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, जैसे ही एक्सोन के एंडिंग वाले पार्ट पे इंफॉर्मेशन पहुंचती है एक न्यूरॉन में, तो उसमें उसके सिनेप्टिक नोब वाले पार्ट में जो वेसिकल्स है वो सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है उस पर जाकर के फ्यूज हो जाती है, और जब फ्यूज होती है तो उन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स जंक्शन है उसमें जो खाली कैविटी है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू दियर स्पेसिफिक रिसेप्टर, और फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुए हैं उनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर, उस पर जाकर के अटैच हो जाते हैं, प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस बाइंडिंग ओपन्स ion channel allowing the entry of ion which can generate a new potential in the postsynaptic neuron। और जैसे ही ये बाइंड होते हैं वैसे ही
नेक्स्ट न्यूरॉन में स्टिमुलस देखने को मिलता है जिसकी वजह से न्यू पोटेंशियल नेक्स्ट न्यूरॉन में जनरेट हो जाता है और सेम कहानी जनरेट होती है। द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अब ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन गई ना, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है कि उसको आगे ट्रांसफर किया जाए, वैसी भी हो सकती है कि रोकने वाली। तो हर तरीके के केमिकल्स यहाँ से रिलीज होंगे, उनके हर तरीके के रिसेप्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।